नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धारा सिंह चौहान ने आज लखनऊ स्थित सम्मानानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित दीक्षांत परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया। इस गरिमामयी समारोह में छत्तीसगढ़ के अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, उत्तर प्रदेश के ट्रेनिंग डिप्टी जेलर और यूपी एवं उत्तराखंड के ट्रेनी जेल के वार्डर शामिल हुए। प्रशिक्षुओं ने अनुशासन, परेड प्रदर्शन और अपने प्रशिक्षण से अर्जित दक्षताओं का बेहतरीन प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मंत्री ने प्रशिक्षुओं के जोश, अनुशासन और प्रतिबद्धता की सराहना की और उन्हें देश के सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान के इस ऐतिहासिक दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित यहाँ के डीजी श्री पी.सी. मीना साहब, हमारे बीच में मौजूद उत्तराखंड के डीआईजी दधिराम मौर्य जी, एआईजी धर्मेंद्र सिंह जी, डीआईजी एस.सी. साकले, डीआईजी पी.एन. पांडे जी, डीआईजी श्री रामधले जी, डीआईजी प्रदीप गुप्ता जी, डीआईजी सनद मैत्री जी, एफसी श्री अभिद अंसारी जी और हमारी सेवानिवृत्त हमारे बहुत सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। श्री हरशंकर सिंह जी डीआईजी से सेवानिवृत्त हुए। प्रशिक्षण केवल आपको नियम और तकनीकी ज्ञान सही परिचित नहीं कराता, बल्कि संवेदनशीलता, नेतृत्व, मानवीय दृष्टिकोण आदि भावना को भी बढ़ाने का काम करता है। आपको इस परेड को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि आप लोगों ने कितनी मेहनत किया होगा, रात दिन काफी पसीना बहाया होगा। एवं जेल वार्डर समाज के 177वें सत्र की पासिंग आउट परेड में शामिल होने का अवसर मिला। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये परेड मेरे द्वारा देखी गई बहुत ही बेहतरीन परेडों में से एक है। इस बेहतरीन परेड हेतु परेड में भाग लेने वाले सभी परीक्षार्थी एवं परेड की तैयारी करने वाले प्रशिक्षकों को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कारागार प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में 1 अगस्त 1940 को की गई थी। ये संस्थान कारागार कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण के लिए न केवल देश अपितु एशिया का प्रथम प्रशिक्षण संस्थान है। वर्ष 1968 तक इस प्रशिक्षण विद्यालय में देश के सभी राज्यों सहित अन्य देशों के भी कारागार अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता था। वर्ष 1990 में इसे संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया। दिल्ली में आयोजित रण संवाद 2025 में देश के शीर्ष रक्षा विशेषज्ञों ने युद्ध के भविष्य और उसमें एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती भूमिका पर गहराई से चर्चा की। सेंटर ऑफ लैंड वॉरफेयर स्टडीज के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त दुष्यंत सिंह ने कहा कि एआई से युद्ध में निर्णय लेना और डेटा विश्लेषण तेज होता है, लेकिन इसकी आंधी दौड़ खतरनाक हो सकती है। उन्होंने एआई को सहायक की भूमिका में देखने को बात कही। Run Samvad is like any other seminar, but with a difference. And the difference is that earlier, normally all the seminars which used to take place as far as defense
preparedness were concerned or defense capability development was concerned, was normally we used to use the academia, the veterans who had retired, to give their suggestions and recommendations. But in Ran Samvad, what is happening is the practitioners of war who are currently serving along our western, northern borders, or who have taken part in the previous operations like Op Sindoor, Galwan, etc., they are going to share their thoughts about how the warfare is being impacted by new age technologies such as AI, cyber, space, and swarm drones, etc. And then the veterans, the industry people, and the academia are on the other side. They are listening to them. And from this interaction, which is a reverse order interaction, I would say, they would be able to come out with, in my view, a much better and a more focused recommendations for way ahead as far as India's defense preparedness is concerned. And this is an excellent initiative started by the Chief of Defense Staff, and I wholeheartedly support it. We expect a lot to come out of this seminar. How do you see the importance and role of AI in modern warfare or any technological involvement? Well, as far as AI is concerned, I have a slightly, I won't say a different view, but a slightly nuanced view. In the sense that AI is extremely important. It is increasing the capability of any organization to handle data efficiently, to come to decisions efficiently, predict what is likely to happen in the future faster. But for all that, you need data, etc., to be given to the AI model which you have created. Otherwise, without the real-time data, it will be very difficult. As far as the defense forces are concerned, we have some restrictions about classified nature of data being put as a training data, etc. We're trying to work out on that. But that having been said, I also have a view that over-dependence on AI may lead to AI starting to control the humans. And it is here that I want the AI to be used in a very, very intelligent manner. Use the AI as a machine or as a program to help you conduct your task and not let it overpower you. Otherwise, AI will start giving orders to you and you will be helpless and you won't know. For example, what all goes into making a decision, what all goes into making a program, it is done by the human beings. So this human mind must remain on top. So the concept of AI is singularity, is that when the AI will take over the humans as far as human brain is concerned, I do not subscribe to that. I would like the AI to remain below the human mind, because unless the human mind is able to direct the AI in the right direction, it will become a problem for us. वायुसेना के पूर्व अधिकारी एयर मार्शल नगेश कपूर ने कहा कि भले ही तोप खाना आज भी अहम है, लेकिन एआई अब युद्ध प्रणालियों को एकीकृत करने वाला बड़ा क्षेत्र बन चुका है। सुनिए। इसके बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। आर्टिलरी जिसकी आप बात करते हैं उसका अपना एक इलाका है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है बैटलफील्ड के अंदर, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। अभी तक तो इमीडिएटली नहीं, लेकिन उसी आर्टिलरी के अंदर एआई एक ओवर आर्किंग डोमेन है, जिसके अंदर ना सिर्फ आर्टिलरी बट अदर वॉर फाइटिंग मशीन्स कैन ऑल्सो कम टुगेदर। सो एआई और आर्टिलरी के बीच में आप कोई कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आर्टिलरी का एक अलग हिस्सा था हमारी पुरानी वॉर्स के अंदर भी और आगे भी रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस can be applied to artillery, it can be applied to maintenance, it can be applied to flying aircraft, it can be applied to any domain of war fighting. So इन दोनों का अपना अपना दायरा है। CDS mentioned the learnings from Sindoor Operation Sindoor. How you are going to implement the learnings? अब इसके ऊपर काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस हो गई, लर्निंग्स हमको पता है। हम लोगों को टेक्नोलॉजी में आगे रहना है, हम लोगों को इंश्योर करना है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली वाली लड़ाई लड़ी, वो डेफिनेटली अगली लड़ाई के लिए वी विल हैव टू बी मोर टेक्नोलॉजिकली enabled to go forward. And so these are the lessons that we will learn, because जैसा कि CDS ने बताया यहाँ पे भी और बाकी ऑफ स्पीकर्स ने भी ये बताया
कि दिस इज अ फील्ड जो कि लगातार एक्सपैंड हो रहा है। आज की टेक्नोलॉजी आज नहीं, हमको एक्चुअली कल जो बीत गया उस वक्त चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम उसको सीखेंगे, उसके बाद हम उसे एम्प्लॉय करने का तरीका सोचेंगे और उसके बाद ही वो वॉर फाइटिंग के अंदर केपेबल हो पाई। सेंट जोस के मेजर जनरल सेवानिवृत्त अशोक कुमार ने भी कहा कि युद्ध अब पारंपरिक तरीकों से नहीं लड़े जाते और एआई की खासियत यहाँ है कि यहाँ मानव क्षमताओं से परे जाकर काम कर सकता है। सुनिए। फोर्सेस की आम तरतीब होती है, वो जो भी युद्ध होते हैं उसके बाद से जो लेसन्स वो लर्न करते हैं उसके बाद वो आगे की तैयारी करते हैं। आमतौर पर कोई भी नया युद्ध पुराने युद्धों के तरीके से कभी नहीं लड़ा गया है, ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है। और इसीलिए जब करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने टेक ओवर किया तो उनकी पूरी फोकस इस बात पे रही कि हम फ्यूचर वॉर फाइटिंग के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। तो एक तो उन्होंने फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स स्टार्ट किया और ये सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए नहीं था, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए नहीं, इसमें बाकी नेशन के स्टेक होल्डर्स जो थिंक टैंक्स हैं, एकेडमिया हैं, इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन, उनको भी मौका दिया। और उसी कड़ी में ये रण संवाद शुरू किया गया है जिसमें हम इसको इंटरनेशनल लेवल की डायलॉग बनाना चाहते हैं, वॉरफेयर पे, वॉर फाइटिंग पे एंड वॉर पे। आपने देखा होगा रायसीना डायलॉग हो, चाहे संग्रीला डायलॉग हो, ज़्यादातर इश्यूज जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, एनर्जी एंड थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज भी कवर होते हैं। बट वॉरफेयर और वॉर फाइटिंग पर फोकस इंटरनेशनल लेवल पर कोई डायलॉग नहीं है। तो अभी सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडी जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, हमने सर्विसेज के साथ में सीडीएस के विजन को आगे ले जाने के लिए ये संवाद शुरू किया है। यह साल जो है आर्मी इसको कर रही है, अगले साल एयरफोर्स करेगी, उसके बाद नेवी करेगी। इस साल भी हमने एकेडमिया, थिंक टैंक, इंडस्ट्री, मीडिया के साथ साथ अपनी कई डिफेंस स्ट्रेटजीज को बुलाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अगले साल यह पूरा रीजनल शेप ले लेगा और थर्ड ईयर में हमारा लेवल इंटरनेशनल होगा और उसके बाद ये विश्व में जाना माना डायलॉग होगा जिसको लोग देखने, समझने और एहसास करने की कोशिश करेंगे। खासकर ये भारत की दशा और दिशा भी तय। भोपाल के रविंद्र भवन में आज ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और राज्य की ऊर्जा नीति व भविष्य की योजनाओं को लेकर आई कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे जल और वायु जीवन के लिए अनिवार्य है, वैसे ही ऊर्जा का भी जीवन में गहरा महत्व है। पंच तत्व में अग्नि तत्व के माध्यम से ऊर्जा की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने ऊर्जा को आधुनिक युग की मूलभूत जरूरत बताया। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार ऊर्जा विभाग में 51,000 भर्तियां करने जा रही है। एमपी आज सरप्लस बिजली वाला राज्य है। 4,000 मेगावाट के नए बिजली प्लांट्स के लिए आज साइनिंग हुई है और किसानों को सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वे खुद की बिजली बना और उपयोग कर सके। 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी गरीब वर्ग को भी दी जा रही है। सांची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया गया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासन में शाम होते ही अंधेरा और हाहाकार छा जाता था। आज एमपी की बिजली से दिल्ली की मेट्रो दौड़ रही है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब पाकिस्तान में मोदी जी जैसे नेता की इच्छा जताई जाती है तो हमें गर्व होता है। सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, लगातार तालियों से स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा आयोजित आज के इस क्या बहुउद्देशीय कार्यक्रम बोल सकते हैं, हमारे लिए पदों के आधार पर परिवार के बढ़ने वाली संख्या के लिए भी हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मंच पर अभी अभी हमारे मंत्री जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन प्रद्युम्न सिंह जी। प्रद्युम्न नाम किनका है?
भगवान कृष्ण के सुपुत्र का है और भगवान कृष्ण ने सदैव सुव्यवस्था स्थापित की, अधर्म के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। हमारे ऐसे अजय योद्धा है प्रद्युम्न सिंह तोमर, हमारे मंत्री भी हैं और इनके कामों के बलबूते पर विभाग भी गौरवान्वित होता है और सरकार भी सम्मानित होती है। मेरी अपनी ओर से प्रद्युम्न भाई के लिए बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे इस मंच पर विराजमान पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। लगातार अच्छे कामों के लिए आपकी पहचान है। एक और माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, जोरदार अभिनंदन विष्णु खत्री जी का भी, आपका भी स्वागत है। और भोपाल स्वच्छता में आया है, स्वच्छता में नंबर 2, हम तो नंबर 1 ही बोलेंगे। हमारी भोपाल की महापौर मालती राय जी, आपका स्वागत अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सामने बैठे सभी बीएमएस से लेकर सभी हमारे सारे संगठन के पदाधिकारियों, आपका भी अभिनंदन। इस अवसर पर सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में जिन बच्चों को अपनी नियुक्ति पत्र मिल रही है उनके सारे अभिभावक बैठे, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। और इधर नीचे से नए बढ़ते परिवार की नई ताकत की नई फौज, नई उम्मीद हमारे साथ जुड़ रही है। मैं आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ये बात सही है, बदलते दौर में जैसे पहले गाना तो बना था पानी पे, या रहीम जी ने दोहा लिख दिया था। अब वो उस समय बिजली नहीं थी तो दोहा बिजली पे भी बनता, बिजली का दोहा तो सबसे भारी है। क्योंकि ये बात सही है, जो हमारे लिए पानी का महत्व है, जो हमारे लिए वायु का महत्व है, आज बदलते दौर में ऊर्जा का महत्व है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। और ऊर्जा के लिए तो इस सौर मंडल में परमपिता परमेश्वर साक्षात सूर्यनारायण देवता, इस चराचर जगत में दिखाई देने वाले अगर कोई देव है तो वो सूर्यनारायण देवता है, जिनके बलबूते पर हमारे कई सारे साइंस के जब बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, तो प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा से आकर्षण की, पौधे की, जिधर आप उसकी सूर्य की प्रकाश की किरण लाओगे, पौधा घूमते घामते उधर वो अपने अंकुरण की क्षमता लाता है। तो वह जीवन की ललक दिखाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। मैं मान के चलता हूँ प्रकाश संश्लेषण की उस बात को छोड़ें तो हमारे लिए इस पंचतत्व के शरीर के अंदर भी ऊर्जा का, हम सब जानते हैं 5 प्राण में से एक प्राण हमारे लिए वो अग्नि तत्व के नाते से भी। और मैं आज आपके बीच में जब बात कर रहा हूँ तो आज थोड़ा समय इसलिए कम पड़ रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुझे, हम साथ में 1:30-2 बजे की मीटिंग में बैठ करके आगे हम दिल्ली तक भी जाने वाले थे। तो ये कार्यक्रम इतना अच्छा था तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से विशेष परमिशन लेके आया। हमने कहा इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना अच्छा कार्यक्रम है, आमतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर प्रदेश में हो और वहाँ अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नहीं हो, ये बड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने विनम्र हो, इतने अच्छे मन के हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री के सारे मंत्री ऐसे। माननीय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हमने तो विक्रमादित्य के नवरत्न सुने थे, उनके सिंहासन की 32 पुतलियों की कहानी जानते हैं, लेकिन एक एक मंत्री ये 32 पुतलियां तो छोड़ो, ये साक्षात चलते फिरते अपने कामों से पहचान बनाने वाले मंत्रिमंडल का क्या विराट स्वरूप दुनिया देख रही है भारत का। और भारत का बच्चा बच्चा गौरवान्वित है। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितना अच्छा लगता सुनकर के, जब पड़ोसी पाकिस्तान दुश्मन देश, और दुश्मन देश के बड़े बड़े नेता भी बोल देते कि काश मोदी हमारे देश में होता, कितनी छाती फूल जाती सुन करके, हम कितना अच्छा लगता। एक एक काम के माध्यम से, एक एक उनकी रचनाओं के आधार पर। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युत सिंह तमोर और विद्युत वितरण कंपनी के एमडी सिटीज सिंगल ने भी विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी। ऊर्जा मंत्री ने विभाग की
पारदर्शिता और योजनाओं पर बात रखी। आज पानी और वायु जितने महत्वपूर्ण हैं उतनी ही ऊर्जा भी जरूरी है। कांग्रेस के समय शाम होते ही अंधेरा छा जाता था, आज एमपी बिजली में सरप्लस है। हम 51,000 भारतीयों के साथ बिजली के हर क्षेत्र में मजबूत कर रहे हैं। सुनिए। स्वागत करेंगे, ये संदेश पूरे प्रदेश में जाए। आज के इस अभिनंदन समारोह के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय खत्री जी, हमारे विभाग के एसीएस आदरणीय और हमारी महापौर महोदया मालती जी, और हमारे एसीएस और एमडी एसीएस और एमडी लवानिया जी, और सभी मेरे सामने विराजमान, आज जिनको नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से दिया गया है, और हमारी यूनियनों के साथी, हमारे वर्तमान कर्मचारी, पत्रकार और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज ये अभिनंदन क्यों? ये बड़ा प्रश्न है आपके मन में आएगा कि मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन क्यों किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री का अभिनंदन इसलिए किया जा रहा है कि प्रदेश में 51,000 से अधिक नियमित पदों की स्वीकृति 5 कंपनियों को दी गई है। तीनों हमारे वितरण कंपनियां, जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनी, काली कंपनी है 51,000 के अनुपात में। और जो कंपनियां हम और आप गवाह हैं, जो वर्तमान में कर्मचारी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, कि कंपनियां लगातार एक बात जो रही थी कि क्या हमारा भविष्य होगा। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बताना। उन कंपनियों को जीवन दान देने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ है। और आज हमने घोषणा में विश्वास नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं। हमने कहा 1000 से अधिक लोगों को आज रोजगार दिया है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया है। और ये तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आज मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा जल्दी जाना है, मैं ज्यादा और आपके मुख्यमंत्री जी के बीच में समय नहीं लूंगा। आज ये देखिए कि हमारे उन किसानों को जिनको सर्दी में, कड़कती सर्दी में पानी के लिए रात को खड़ा होना पड़ता था, उनकी भी चिंता की। और कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए उनको दिन में बिजली मिले, मुफ्त में बिजली मिले, उसके लिए काम करने की शुरुआत की है। यही बात नहीं करेंगे। मैं ये आपको और हमको, ये कंपनी में काम करते हुए लोगों को एहसास होगा कि एक समय में तुम देखते ये था कि हम 5,000 मेगावाट बिजली भी मांग की सप्लाई नहीं कर पाते थे। 2002-03 का वो कार्यकाल हमें याद होगा। आज हम 18,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली सप्लाई, अधिकतम मांग की सप्लाई कर रहे हैं। ये डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी परिवर्तन है, जिसके लिए आज हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हम अभिनंदन इस बात के लिए कर रहे हैं। क्षितिज सिंगल नेट तकनीकी और वितरण प्रणाली की मजबूती की जानकारी दी। हमने कोयले का बकाया खत्म किया और जिससे अब बिजली उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं आती। गरीबों को सस्ती बिजली, किसानों को सोलर प्लांट, हर वर्ग को लाभ पहुंचा रहे हैं। हम वितरण व्यवस्था को स्मार्ट बना रहे हैं। टैबलेट्स आधारित निगरानी, रियल टाइम डेटा और ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता दे रहे हैं। सुनिए। चयनित अभ्यर्थी हैं, उनका नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया है और इसी प्रकार मध्य प्रदेश शासन ने, कैबिनेट ने 5 जो विद्युत कंपनी हैं उसके नए संगठनात्मक संरचना की स्वीकृति भी दी, जिसमें नए 51,000 पद क्रिएट हुए हैं और जिनकी वजह से अगले 3 सालों में लगभग 30,000 नई भर्तियां होंगी।
तो अब क्योंकि अब ये स्वीकृति मिल चुकी है तो शीघ्र ही अब जो हमारे 3 साल का जो पूरे भर्ती का कार्यक्रम है वो हम लोग इनिशिएट करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्थायी रोजगार भी विद्युत कंपनियों में मिले और विद्युत कंपनियों में जब पर्याप्त कर्मचारी भर्ती हो जाएंगे तो हम लोगों को, कंज्यूमर्स को, अपने उपभोक्ताओं को, मध्य प्रदेश के नागरिकों और फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए जुड़े रहे हैं उन टीवी भारत के साथ।